नुकसान राष्ट्रवादी पार्टी का नहीं हुआ है। जो लोग यहाँ से गए उनका नुकसान हुआ है। जाने का पूरा श्रेय अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो हमारे शरद चंद्र पवार साहब के पास ही जाता है, उनका विजन है। हम पूरी ताकत के साथ हमारी माँ विकास आघाड़ी की गवर्नमेंट जीत के आने वाली है। नगर पालिका पूरा कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस है, पूरी ताकत के साथ आने वाली है। तभी किसी की मदद करते हैं ना, भगवान किसी ना किसी रूप में हमारे को रिटर्न दे देता है। तो ये मुंबई रत्न जो अवार्ड मुझे मिला है वो ऊपर वाले की देन है। मैं इंस्पायर हुआ हूँ पॉलिटिकली। ऐसे हमारे पास लीडरों की कमी नहीं है राष्ट्रवादी में। कुछ थे निकम्मे चले गए, लेकिन निकम्मे मतलब काम के थे, लेकिन अभी जाने के बाद स्वाद जो अपने स्वाद के लिए गया उसको मैं निकम्मा ही बोलूंगा। हमारे पास लीडरों की कमी नहीं है। अभी मैं जिसको बहुत एडमायर करता हूँ और उनको देख के उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से मेरे क्रेज बहुत है हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री जयंत पाटिल साहब। हमारा वो तो खून में हिंदुस्तान है, पाकिस्तान क्यों नहीं गए भाई, चॉइस इधर है। आज आके अगर बीजेपी बोलती है तुम पेपर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पेपर तो उनके लीडरों के पास नहीं। उनके लीडर पाकिस्तान में बड़े बड़े हो क्या है। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म किधर हुआ, एजुकेशन किधर हुआ, आए ना हमारे हिंदुस्तान में, हमने एक्सेप्ट किया ना हमारे को। तो जो लोग यहाँ के आप भी एक्सेप्ट करो। आप बी टीम बना दिया एमआईएम को, जो मुसलमान को भड़काती है, स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी। आज बीजेपी के खिलाफ कोई भी लीडर बोलता है तो उसके घर में ईडी पहुंच जाती है। आप उसके घर में देखोगे इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। नमस्कार, मिरर महाराष्ट्र ग्रेट बेट सदर में आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बुरे समय में काफ़ी सारे लोग छोड़ के गए। उसमें नवी मुंबई, पनवेल और रायगढ़ के बहुत सारे इलाके भी शामिल थे। नवी मुंबई में बहुत बड़ा एक तबका कार्यकर्ताओं का अलग उन्होंने रास्ता चुन लिया। ऐसे समय में काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी निष्ठावान जो पवार साहब के करीबी थे, उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। उसमें से एक कद्दावर कार्यकर्ता हम बोल सकते हैं, एक मजबूत कार्यकर्ता जो पार्टी की धुरा नवी मुंबई में संभाले हुए हैं, पार्टी में एक्टिव काम कर रहे हैं, सोशली एक्टिव भी है और एक उद्योजक भी है। हम आज ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिनका एक विजन है नवी मुंबई के लिए, नवी मुंबई के लिए कुछ योगदान करना चाहते हैं। तो हम सलीम सरंग जी, जो केंद्रीय सचिव है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक बॉडी के और महाराष्ट्र के निरीक्षक भी है, वो महाराष्ट्र प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। तो मिरर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है साहब। जैसे ही पहले इंट्रोडक्शन में हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया, तो वहाँ से ही शुरुआत करते हैं नवी मुंबई की राजनीति से। एक बहुत बड़ा झटका पिछले कुछ 2 साल में लगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेता का पार्टी का चेंज करना है या फिर उनके नगर सेवकों का एक अलग विचारधारा में जाना है, तो काफ़ी नुकसान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हुआ। तो उसको आप कैसे देखते हैं? आज की आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आप एक बड़े पोजीशन पे है और आप नई मुंबई में रहते हैं, तो आप कैसे उस दौर को देखते हैं और आप अपने आप को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कहाँ पे, किस लेवल पे देखते हैं नई मुंबई में? कि ऐसा है कि पहला तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि नुकसान राष्ट्रवादी पार्टी का नहीं हुआ है। जो लोग यहाँ से गए उनका नुकसान हुआ है, और जो लोग यहाँ से गए उनकी एक हिस्ट्री है। पहले वो लोग शिवसेना में हुआ करते थे, शिवसेना में थे। जब बाला साहब ठाकरे ने पोल्यूशन का, खदान का, इधर कौरी का जब उन्होंने मुद्दा उठाया कि ये पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो लोग अपनी बेनिफिट के हिसाब से वो राष्ट्रवादी में आ गए। शरद पवार साहब के पास आके उनका हाथ पकड़ा। शरद चंद्र पवार साहब ने हर एक नेता को, यहाँ जो भी बड़े नेता थे राष्ट्रवादी में, उनको फ्री हैंड दिया कि तुम अपने हिसाब से करो, कभी इंटरफेरेंस नहीं आया। जब हर पार्टी का कभी ना कभी अप एंड डाउन फॉल होता ही है। कुछ मोदी वेव में उन्होंने मार्केटिंग उस तरीके से की कांग्रेस को लेकर,
उस वे में बीजेपी ने सत्ता में सेंटर में आ गई। अब जब बीजेपी सत्ता सेंटर में आने के बाद हर किसी को कुर्सी की लालच होती है, तो लालच में कुछ लोग बीजेपी में चले गए। लेकिन आपको मैं नवी मुंबई का इतिहास बताता हूँ। नवी मुंबई जो है, ये बनाने का सपना हमारे श्री शरद चंद्र जी पवार साहब का सपना था, क्योंकि मुंबई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज लोग बढ़ रहे थे और सिटी में उतने लोग समा नहीं जा रहे थे, उसमें आ नहीं रहे थे। तो उस वक्त हमारे आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब ने नवी मुंबई का सपना देखा था, ये उनका सपना था। तो रेसिडेंशियल इधर आया, तो अब रेसिडेंशियल इधर आने के बाद अब लोगों को कामकाज के लिए मुंबई जाना तो मुश्किल था, तो लोग उतना दूर से आए क्यों। तो फिर उस वक्त में सिडको के साथ MIDC का भी स्थापना हुआ इंडस्ट्रीज के लिए भी, कि लोगों को यहाँ रहने का भी बंदोबस्त हो और काम का भी हो। तो ये शरद चंद्र जी पवार साहब का सपना था, विजन था। उनके विजन को लेकर लोगों ने आज बोला कि हमने नवी मुंबई को बनाया। नवी मुंबई को बनाने का पूरा श्रेय अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो हमारे शरद चंद्र पवार साहब के पास ही जाता है, उनका विजन था। तो आपका कहना है कि शरद पवार का विजन नहीं होता तो ये इतने बड़े कद पे नहीं पहुंचते ना, क्योंकि देखो कैसा है कि हमेशा अपने फायदे के लिए अगर कोई लोग पार्टी छोड़ते हैं, तुम शिवसेना में थे, वहां पे अच्छे पोस्ट थे, लोग थे, या जितने लोग गए हुए बीजेपी में, फिर वो अपने फायदे के हिसाब से राष्ट्रवादी में है। और पवार साहब ने कभी भी इंटरफेरेंस नहीं किया। यहाँ का इस तरीके से था कि यहाँ का एक छोटा कार्यकर्ता भी एक ब्रिज पार करके पार्टी ऑफिस नहीं जाता था, जो भी था होल एंड सोल यही था। तो जब कभी पार्टी को आपकी जरूरत है, पार्टी ने आपको इतना बड़ा लीडर बनाया, इतना बड़ा फेस बनाया, जब पार्टी को जरूरत है, ऐसे में छोड़ के जाना, जो अपने पिताजी को छोड़ के जाता, ऐसे औलाद की जरूरत नहीं है पार्टी को। और मास्टरमाइंड है, मतलब महाराष्ट्र के शरद चंद्र पवार साहब ही, उन्होंने बता दिया कि क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से लोगों को जाने के बाद सबको उनका बुरा वक्त आया है, पार्टी का, राष्ट्रवादी का बुरा वक्त नहीं है। और आपको एक चीज मैं अच्छे से बताऊं या आपके दर्शकों को बताऊं, यहाँ जितने भी नगर सेवक चुन के आए हुए, वो उनके फेस पे कभी नहीं चुन के आए, वो हमारे पवार साहब के फेस पे चुन के आए। पवार साहब का फेस है, लोग, पब्लिक ने हमेशा राष्ट्रवादी पार्टी को ही वोट दिया है। अब चाहे बीजेपी में जाए या कोई और दल में चले जाए, सीट तो हमारी राष्ट्रवादी की आने वाली है। मतलब आप ये बोलना चाहते कि नगर से वो गए, लेकिन जनता वही की वही है, जनता की सोच आज भी राष्ट्रवादी की तरफ है, या सेक्युलर विचारधारा की तरफ नई मुंबई की जनता का झुकाव है, ऐसा आपका अभ्यास कहता है? आप अभ्यास नहीं है, तो पूरी जनता जानती है कि आज नवी मुंबई जब से स्थापना हुआ है, उस वक्त से पवार साहब के विजन के हिसाब से ही लोग चले हुए। और ये जितनी भी चीजें, ये लीडर भी जो बने हुए, सब पवार साहब के विजन से बने हुए। और कोई नगर सेवक को किसी ने वोट नहीं दिया। हाँ, राष्ट्रवादी का नगर सेवक है, खड़ा है, उसको वोट मिला है। किसी नगर सेवक के फेस पर इधर वोट नहीं मिला है। आज कोई नगर सेवक खड़े होकर लीडर बन जाए, कोई लीडर नहीं बन सकता है। अगर ठीक है, कोई लीडर खड़ो नगर सेवक को बोले MLA का इलेक्शन लड़ो, जीत सकता है? नहीं जीत सकता। लेकिन पवार साहब के फेस पे इधर MLA बनता है। वो तो क्या हुआ, इन्होंने आखिरी वक्त में लोगों ने बोला कि हम राष्ट्रवादी की टिकट ले रहे, और कुछ टाइम पहले जाके बीजेपी का टिकट ले लिए। तो हमारे पास कैंडिडेट का उस वक्त थोड़ा सा अचानक से एक शॉक है ना, कि फैमिली में एज अ फैमिली मेंबर हम तुमको इतना क्लोजली मानते हो, तुम अचानक धोखा देके चले जाते हो। तो उस वक्त में उस मोदी वेव में वो सीट गई है। अब जीत के दिखाए, अब राष्ट्रवादी के विरुद्ध कोई पार्टी MLA का इलेक्शन जीत के दिखाए, पॉसिबल ही नहीं है इस बार अभी जीतना है। हम पूरी ताकत के साथ, हमारी महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट जीत के आने वाली है। नगर पालिका पूरा कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस है, पूरी ताकत के साथ आने वाली है। तभी तो लोग अभी कभी MIDC का मुद्दा उठा रहे, कभी नगर पालिका का मुद्दा उठा रहे, कभी मैंग्रोव्स का उठा रहे, कभी पेड़ पोल्यूशन का उठा रहे। तो ये पेड़ कटे हैं, सब कुछ कटे, कब कटे? एक मैंने पढ़ा था आपका आर्टिकल जी, उसमें आपका प्रदूषण के खिलाफ एक आंदोलन एक बड़ा हाल ही के दिनों में मैंने देखा मीडिया में, वो भी अच्छा है, वृक्ष तोड़ के ऊपर। तो वो क्यों आपको ऐसा लगा, क्यों लगा कि ये मुद्दा उठाना चाहिए जनता के हित में? देखिए, हम सब लोग सफाई के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, कुछ अवार्ड भी मिले हमारे को स्वच्छता में, हाँ, सेंटर का अवार्ड भी मिला है। किस चीज का मिला है अवार्ड? झाड़ू मारने के लिए, साफ सफाई के लिए।
लेकिन जो हम सांस ले रहे हैं उसमें कितनी गंदगी है वो भी हमारा फर्ज बनता है देखने। उस पर भी तो एक अवार्ड बनाओ और नवी मुंबई कहाँ स्टैंड करती है वो देखना है। आज नवी मुंबई टेक्निकली आप देखोगे तो बहुत क्लीन सिटी दिखती है, वेल प्लान दिखती है। ये सारी हमारे पवार साहब ने देन दी है, वो उस हिसाब का लोगों ने क्रेडिट लिया कि हमने बनाया है। एक बात पे हम मान लेते हैं कि आपने नवी मुंबई बनाया है, चलो पवार साहब का विजन नहीं है, बाला साहब ठाकरे साहब का विजन नहीं है, आदरणीय ये दो लीडर इनका विजन नहीं है, आपने बनाया, हमेशा क्रेडिट ले तो आपने बनाया। तो आज ये जो प्रदूषण जो हो रहा है उसका कौन लेगा, बुराई कौन लेगा? वो बुराई आप नहीं लोगे। आपके रहते हुए ही आज MIDC को जो भी लैंड अलॉट किया गया था वो ऐसा था कि 60 to 70% इंजीनियरिंग में था, 10-15% के आसपास ऑरेंज में था और कुछ 10% रेड कैटेगरी में था। इस तरीके से अब MIDC में क्या होता है कि इंजीनियरिंग कंपनी में भी केमिकल एक्टिविटी चलती है और यहाँ के पॉलिटिशियन उसको चलने देते हैं। अब उसके पीछे का रीजन क्या है? चलने इसलिए देते हैं कि वो एनवलप आ जाता है सबके पास, टाइम पर एनवलप मिलता है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार ही है। बिना भ्रष्टाचार के आप इंजीनियरिंग कंपनी में केमिकल का काम कैसा कर सकते हो? अगर अलॉट प्लॉट MIDC ने इंजीनियरिंग में किया, ग्रीन सर्टिफिकेट मिला है आपको, जीरो आपको इन्फ्लुएंट निकलेगा बाहर जो कि नाला में नहीं जाएगा, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, जीरो है आपका, उसको ग्रीन बोलते हैं। आप उसको रेड कैटेगरी में किया तो आपको कंपनी अलॉट तो इंजीनियरिंग हुआ तो आपको कोई भी CTP प्लान अप्रूवल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो वो जो आप केमिकल डाल रहे हो तो डायरेक्ट ड्रेनेज में जा रहा है। आज इतने साल अपने सत्ता संभाले, जो वो गंदगी ड्रेनेज में आ रही है वो पकड़ नहीं सकती है कि ऑथोरिटी। उन्होंने भी आवाज उठाया। कब उठाया आवाज? परसों। अभी हंसने की बात है, परसों आवाज उठी है मेरे उठाने के बाद। मेरे उठाने के बाद ये मुद्दे पे मैं पिछले 1 साल से बात कर रहा हूँ। जब ये मुद्दे पे हमने बड़े लेवल का आंदोलन किया तब हम आवाज उठाया। आवाज क्यों उठाना? आप इंडस्ट्री में आपके पास मतलब बहुत से लोगों के पास, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ लोग इधर से एनवलप मंगाते, बंद करवाओ। अगर वो बंद कराओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा आज नवी मुंबई में कुछ दिन से आप देखोगे हवा में एक जहरीली बदबू आती है, गैस आती है। महानगर गैस अपनी पाइपलाइन सर्च करता है और बाद में बोलता है ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इंडस्ट्री जो है जिसको लीगल परमिशन नहीं है छोड़ने का, ट्रीटमेंट करके वो ऐसा हवा में रात में छोड़ देती है, नहीं हो रहा है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस इस वक्त ऐसी सारी चीजों, इलीगल एक्टिविटी पे हम आवाज उठाने वाले हैं। इलीगल एक्टिविटी के बारे में MIDC के स्पेशली मैं ज़्यादा उसके बारे में पूछूंगा नहीं, आप ही डिटेल पब्लिक को समझाइए क्योंकि आवाज़ उठाया था, वो स्पेस छोड़ना चाहिए था, उसमें भी आपका थोड़ा सा भ्रष्टाचार का, क्योंकि आर्टिकल आपका पढ़ा था मैंने। तो वो देखो अभी वो ऐसा है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। इसमें ऐसा है कि जब MIDC ने लैंड एक्वायर किया था, लैंड जब MIDC ने भूमिपुत्र से किया था, जो हम बाद में बात करेंगे भूमिपुत्र का, लेकिन MIDC का एक DC रूल होता है। जब कोई भी बिल्डिंग बनती है तो DC रूल के हिसाब से हर 10 फुट में मार्जिनल स्पेस में पेड़ लगाते हैं। अब वो पेड़ लगे हुए, अभी ये तो 50-60 साल पुराने एक्वायर हुआ है वह लैंड, और पेड़ तब से लगे हुए जब थे। गणेश फोर्जिंग जो कंपनी जिसकी आप बात कर रहे हो, आंदोलन में की है, वो कंपनी 40-45 साल पुरानी, उसको अलॉट हुआ था, पेड़ जब लगे हुए थे, और वो पेड़ लगने के बाद उसको बिल्डिंग को पास होने का परमिशन मिलता है। अब अचानक कंपनी सिक्योर डिक्लेयर हो जाती है, वो लॉस में आ जाती है कंपनी, तो वो कंपनी उठा के कोई बिल्डर जाके खरीद लेता है उसको। अब बिल्डर खरीदता है तो MIDC ट्रांसफर का डिफरेंशियल प्रीमियम अमाउंट लेती है, जो कि बहुत हायर साइड पे है। वो ULC का पेमेंट लेती है, बहुत हायर साइड पे है। गाँव वाले से, अपने भूमिपुत्र से, अपने यहाँ के अपने जगह MIDC ने क्या बोल के लिया था कि इंडस्ट्री आएगी, लोगों को काम मिलेगा। अब गांव वालों को तो काम मिला नहीं मिला, तो इंडस्ट्री तो बंद होगी, वो काम तो मिल नहीं रहा है। पेड़ जो है मार्जिनल स्पेस पे थे, अगर नई कंपनी, जूनी कंपनी जो है उसको तोड़ के नया बना रहे हैं, तो नई कंपनी बनने के बाद भी तो इनको पासिंग के लिए वापस से पेड़ लगेंगे। तो पुराने 28 पेड़ जो कि पीपल, वड़, कुडम्बर, ये पेड़ जो डायरेक्टली ऑक्सीजन देते हैं,
और ये इस पेड़ को काटने का या शिफ्ट करने का परमिशन कब मिला? फरवरी महीने में। तो कंप्लीटली लॉकडाउन था। अब कंप्लीटली लॉकडाउन मतलब लोग खुद अपने आप को जीने के लिए सिलेंडर का गैस ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। लोग अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। आज 28 पेड़ अपने उस टाइम में शिफ्ट करने का परमिशन, आपका मतलब जमीर कैसा गवारा किया, मतलब एक आत्मा आपकी गवारा कैसा की लोग मर रहे ऑक्सीजन के लिए और तुमने वो ऑक्सीजन वाला पेड़ को शिफ्ट करने का बोला। और बात ये कि अगर वो पेड़ तुम्हारे डेवलपमेंट में आता, बीच प्लॉट में आता, तो आप लोग डेवलप उसको शिफ्ट करने बोलते, लेकिन वो मार्जिनल स्पेस में है। अभी जब बिल्डिंग वापस बनेगी तो वो पेड़ लगाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? वो पेड़ इन्होंने शिफ्ट क्यों किया? बहुत पुराने पेड़ थे, घने पेड़ थे, इनकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनने वाली है। वो पेड़ की वजह से इनका व्यू छुपने वाला था, जो दिखने का लुक है वो छुपने वाला था। वो लुक की वजह से इन्होंने पेड़ काट दिया। अब पेड़ काट दिया, बिल्डिंग बनने के बाद MIDC फिर बोलेगी पेड़ लगा। एक छोटा सा गमले में पेड़ लगा के 10 फुट का 5 फुट का पेड़ ऐसा लगा के बिल्डिंग पास कराएंगे, लेकिन वो पेड़ इस लेवल का ऑक्सीजन नहीं देगा जो 40 साल पुराना पेड़ देगा। अब ये बिल्डर कौन है? गुडविल डेवलपर। अभी ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। अगर गुडविल डेवलपर को देखोगे और हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसने एक बिल्डिंग अभी बनाया इधर अपना बाजार करके हुआ करता था, वाशी में बहुत पुराना अपना बाजार था। उनसे उन्होंने प्लॉट लिया कुछ पार्टनरशिप में, वो पता नहीं लीगली मुझे क्या है, लेके उन्होंने बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया, अभी तनिष्क ज्वेलर को दिया। अब उस तनिष्क ज्वेलर के सामने 2 बहुत घने पेड़ हुआ करते थे, बहुत पुराने। उसको अचानक किसी ने जहर दिया और वो पेड़ मर गए। वो पेड़ मर गए तो लोगों ने आवाज उठाई, तो पुलिस ने FIR की उसके ऊपर। FIR क्या करती है पुलिस? अननोन आदमी पे, पता नहीं कौन है, उस पर FIR हो गया। अननोन मीन्स व्हाट? वो पेड़ किसके प्रोजेक्ट के बीच में आ रहे थे, लेकिन ठीक है पुलिस ने अननोन कर दिया। अब वो आप क्या चाहते थे? नहीं, वो तो पुराना मैटर है, अभी का मैटर भी नहीं है। बोलने का मतलब है पुलिस को फाइल वापस खोलनी चाहिए, क्योंकि अब भी जो पेड़ काटा है वही गुडविल डेवलपर ने दूसरी जगह पे गणेश फॉर्जिंग का प्लॉट में पेड़ काटा, अटैच पेड़ काट दिया और इस बार भी गया, तो इसकी इंक्वायरी वापस होनी चाहिए, इसको ये फाइल ओपन होनी चाहिए। मतलब ये तो सीधी सी बात है। उधर पेड़ अगर को पॉइजन दे के मारता है तो अननोन आदमी, मतलब दूसरा आदमी को तो फायदा नहीं है, उसमें फायदा किसको पहुंच रहा है? वो पेड़ हटाने से। अब तो तनिष्क का क्या रेंट होगा? रेंट का पता लगाओ। अगर वो पेड़ होते तो तनिष्क को रेंट नहीं देता, तनिष्क जगह। तो मतलब एक शोरूम के लिए आज अपने पेड़ काट दिया, फिर एक ऑक्सीजन का मार दिया। इस तरीके से नवी मुंबई में कई जगह पे बिल्डर लॉबी लगातार पेड़ काट रही है और उस पर एक्शन नहीं उठाया जा रहा है। अगर उस पर एक्शन क्यों नहीं उठाया जा रहा है? रीजन क्या? अगर नवी मुंबई का इतना भला सोचने वाले लोग है इधर पे, सत्ता आपके हाथ में थी, तो ये पेड़ के ऊपर आपको एक्शन उठाना चाहिए। जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर है, गुडविल हैबिचुअल ऑफेंडर है, 2 पेड़ है जो अननोन पे गया, वो फाइल तो मैं खुलवाऊंगा वापस से। अब ये पेड़ का प्रश्न बीच में एक आपका आंदोलन होल्डिंग के खिलाफ जो है, हाँ। उसमें आपको क्या गलत दिया? स्पेशली आपका पाम बीच रोड के ऊपर आपका फोकस था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो होल्डिंग का उसमें क्या गलत? देखिए, अभी ये बात भी वापस से पॉइंट ये आती है कि उस इधर भी बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। अभी भ्रष्टाचार इस तरीके से हुआ है, नवी मुंबई में जितनी होर्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिले या टेंडर मिले, वो 1 या 2 या 3 ही पार्टी को मिलती है या 3 ही कंपनियों को मिलती है। मुंबई में बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, प्राइड है, ग्लोबल है, और भी नामचीन है इंडिया में अच्छी अच्छी कंपनी एडवर्टाइजमेंट, लेकिन वो नवी मुंबई में कभी भी नहीं आई। नवी मुंबई में 3 ही कंपनी है जो घूम फिर के वो होर्डिंग का एडवर्टाइजमेंट लेती है। अब वो जो मेरा मुद्दा है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाशी टोल और एरोली टोल नाका, ये दोनों MSRDC की होर्डिंग है। MSRDC ने एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी को ये होर्डिंग दिया, लेकिन इसका जो एडवर्टाइजमेंट टैक्स है, वो एडवर्टाइजमेंट टैक्स NIMC को जाना चाहिए। अब NIMC को जाना चाहिए। पिछले 5 साल से NIMC ने एडवर्टाइजमेंट टैक्स नहीं लिया, लगभग 5 करोड़ के आसपास। और NIMC से जब हमने पूछा तो बोले वो MSRDC से आना चाहिए, हमने उनको लेटर लिखा है। आज आप नवी मुंबई के रहीवासी के हिसाब से
आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स मत भरो, तो एनएमसी क्या करती है, आपके पास दरवाजे पे लेटर लगाती है कि हम आपके घर की फ्रिज ले जाएंगे, टीवी ले जाएंगे, हम ऑक्शन करके हमारा पैसा वसूल करेंगे। एक छोटे से नागरिक, यहाँ तक कि टैक्सेशन, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स कोरोना कॉल में भी माफ नहीं हुआ, तो उधर का पैसा 5 साल से तुम ये होल्डिंग का 5 करोड़ रुपए ले क्यों ले रही है? मोर देन 5 करोड़ होता है, ये मैं एस्टिमेट बोल रहा हूँ 5 करोड़ रुपए होल्डिंग का हो गया। अब ये तो टोल नाके का बात कर रहा हूँ, अब दूसरी होल्डिंग है, एनएमसी ने एक टेंडर निकाला ई टॉयलेट करके। अगर आप पाम बीच रोड पे देखेंगे, अभी एनएमसी ने जो इनको ई टॉयलेट पे जो एडवर्टाइजमेंट का परमिशन दिया वो क्या है, इन लोग एनएमसी को ई टॉयलेट बना के देंगे और उसके बदले में ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट का होर्डिंग का परमिशन देंगे। लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी और कौन चला रहा था, रूल कौन कर रहा था? अभी इसमें आप देखेंगे एक एक होर्डिंग की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए पाम बीच रोड पर, और एक ई टॉयलेट बनाने का हार्डली 50,000 से लाख रुपए के बीच में खर्चा आता होगा। अब ये जिसको एडवर्टाइजमेंट मिला है तो उसके भरोसे इसको मिला, क्लीनिंग करना चाहिए टॉयलेट, लेकिन वो क्लीनिंग कर भी रही है एनएमसी, जो कि आज उस ई टॉयलेट के अंदर एक लेडीज जाके बैठ नहीं सकती, इतनी गंदगी थी। पिछले 6 महीने से इस पे आवाज उठाने के बाद अब वो लोग कुछ क्लीनिंग कर रहे हो। लेकिन मसला क्या है, ये टेंडर किस बेस पे मिला है? जितनी ई टॉयलेट है उसको इनको ब्यूटिफिकेशन करने का था। आप चले जाओ पाम बीच रोड पे, एक भी ई टॉयलेट के पास कुछ ब्यूटिफिकेशन नहीं है, उल्टा इनफैक्ट वो सारे गंदगी है। एक झोपड़पट्टी की तरह स्ट्रक्चर बनाया है, जिसका स्ट्रक्चर ऑडिट कब हुआ पता नहीं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है कि नहीं पता नहीं, कभी भी वो स्ट्रक्चर किसी पे भी गिर सकता है, उस पे से वाटर टैंक से पानी फ्लो होते रहता है, इतना पानी का नुकसान होता है। लेकिन एनएमसी उस पर एक्शन नहीं ले रही, उसका टेंडर कैंसिल नहीं कर रही है। और वो सारे ई टॉयलेट बनी है किधर, सिग्नल के सामने। कभी भी पब्लिक सिग्नल के ऊपर गाड़ी रुका के वो ई टॉयलेट पे जा सकती है क्या? ये इसलिए लगा है कि वो कमर्शियली पैसा कमाने का, क्योंकि टॉयलेट सिग्नल से वो एडवर्टाइजमेंट दिखता है। इन्होंने पब्लिक की सेवा के लिए नहीं लगाया, वो पब्लिक की सेवा लगाते, आगे लगाते पीछे लगाते। पूरे पाम बीच रोड पे आपको टॉयलेट आगे किधर बोर्ड सही नहीं, साइन बोर्ड ही नहीं है, उधर भी भ्रष्टाचार ही है वो। आज अभी टॉयलेट की हालत देखो जाके, स्ट्रक्चर पूरे नवी मुंबई में कितने सारे होर्डिंग्स है, उस पर कितने इलीगल है, वो होर्डिंग को आज तक एनएमसी वाले लोग गिरा ही नहीं है। आपने अभी इतने सारे एनवायरमेंटल एक्टिविटीज बताए और एक तरफ उनको अवार्ड, अपने को अवार्ड भी मिला है, तो ये अवार्ड सिर्फ आप नाम के लिए है, ऐसा आपका कहना है? ये देखो, साफ सफाई में तो नवी मुंबई में है ना, ऐसा नहीं है कि नाम के लिए मिला है, लेकिन स्वच्छ सफाई एक तरफ, लेकिन एयर की सफाई भी अपनी जिम्मेदारी। मैं वही बोलने जा रहा था आपको कि अवार्ड साफ सफाई के लिए मिला है, लेकिन हम जो सांस ले रहे हैं उसमें कितनी सफाई है? मतलब साफ सफाई में आप थोड़ी जिंदा रहोगे, आप जो एयर लोगे, पानी का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वो इम्पोर्टेंट है, वो कितना पोल्यूटेड है। मेरी बात अब से स्किप हो गई। जितने होर्डिंग बने ना पाम बीच रोड पे, ये रोड फेमस क्यों है? पाम बीच ट्रीज के ऊपर हर होर्डिंग के आगे या हर कियोस्क के आगे जिधर इनका एडवर्टाइजमेंट लगता है, उसके आगे अचानक पेड़ गायब हो गए। वो पेड़ गए किधर? बोले कीटाणु ने खाया। और कीटाणु उसी पेड़ को खाता है जो होर्डिंग के सामने आता है। कीटाणु बहुत स्मार्ट है। इधर नवी मुंबई का जो कीड़े है वो बहुत स्मार्ट है, वो उस तरफ जाता है जिधर होर्डिंग लगे हुए और उसको खा के चला जाता है। लेकिन एनएमसी वाले दूसरा पेड़ नहीं लगाते, लगा सकते हैं ना, 3-3, 4-4 साल उसके सामने ही लगा पेड़। लेकिन आज हम हमारी जिंदगी से हम लोग, मेरी तकलीफ क्यों है कि मैं पैदा हुआ नवी मुंबई में, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, छोटे से बड़ा हुआ हूँ। आज ये सिटी में हमारी पहले जो पॉल्यूशन था, आज पॉल्यूशन की जो है, अगर पॉल्यूशन में हमारा रैंकिंग आएंगे तो हम बहुत पीछे चलने वाले हैं। हम ये नवी मुंबई को ये बहुत जल्दी दिल्ली बना देंगे। आज भी इलीगल कहीं ना कहीं क्वारी चलती है, कहीं ना कहीं सैंड माइनिंग का काम होता है जो कि पूरी तरह से बंद है। रात के अंधेरे में कुछ ना कुछ होता है, उसको सपोर्ट किसका है? अगर कोई पावरफुल इंसान है, क्रेडिट अगर आप लेते हो तो
तो फेलियर की क्रेडिट पे आपको लेनी चाहिए ना, फेलियर की क्रेडिट आप गवर्नमेंट पे डाल देते हो। अब यहाँ के सत्ताधारी भूमिपुत्र यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे उनके समर्थन में उनके जो प्रॉब्लम में सपोर्ट नहीं करते, ऐसा आपका आरोप है? भूमिपुत्रों के ऊपर अन्याय एमआईडीसी पे नहीं है, भूमिपुत्रों के ऊपर अन्याय एमआईडीसी में भी है, सिडको में भी है और एनएमएमसी में भी। आप पूछोगे कि किस तरीके का अन्याय है। एमआईडीसी ने जगह ली इंडस्ट्री डालने के लिए, इंडस्ट्री में काम कौन करने वाले थे? यहाँ के लोकल और भूमिपुत्र, जो यहाँ के रेसिडेंट है, वोटर कार्ड में जिसका नाम है भूमिपुत्र। भूमिपुत्र का हमेशा प्रेफरेंस आगे आता है, उन्होंने जमीन दिया, सब कुछ दिया, उसके ऊपर तो लोग आके बसे हुए। आज एमआईडीसी के अंदर आप जो भी जॉब कर रहे हैं, अगर आप जाके देखोगे, अभी आईकेआई का मैटर आया था, बहुत बड़ा लोगों ने उछाला और अचानक उसको बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो गया होगा, इनका भला लीडर होगा, तब बंद किया। अब आईकेआई का मैटर में ही मैं आपको बताता हूँ, आईकेआई ने बोला हमने ऑनलाइन डाला है, आप अप्लाई करो। तो अभी आईकेआई जैसी कंपनी, फॉरेन कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो अनस्किल्ड लोगों को लेती है नवी मुंबई से। अनस्किल्ड कौन? जो झाड़ू मारते, साफ सफाई करने। तो हम नवी मुंबई में पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या जो सिर्फ झाड़ू मारने का काम करेंगे? स्किल्ड वाला काम जो है, जो बड़े लेवल का, मैनेजर लेवल का जो काम है, वो सभी लोग नॉर्थ इंडियन से लेके आते हैं, यूपी बिहार के लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं। अब वो काम कैसा कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट मिलता है मैन पावर का। हम मैन पावर वाले भूमिपुत्रों को लेते ही नहीं, बोले इनको नहीं रखना चाहिए, इशू हो जाएगा, इनको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, यूपी बिहार से लेके आके चलाते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहे हर कंपनियों में, वो किसके आशीर्वाद से चल रहे हैं? आज ये देखना बहुत जरूरी है कि एमआईडीसी के अंदर कितने भूमिपुत्र काम कर रहे हैं, कितने लोकल कर रहे हैं। हर कंपनी में अगर आप सर्वे करोगे, 10 में से 2 भी नहीं रहेंगे भूमिपुत्र लोग। यह हालत है। अब एनएमसी का आप देखेंगे, एनएमसी में साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला लोगों को, किसको मिला? भूमिपुत्र को ही मिला है कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत सारे। लेकिन भूमिपुत्र कॉन्ट्रैक्टर जो है, उन्होंने जो आदमी भर्ती की है वो किधर का किया है? लोकल है? नहीं है। वो गोवंडी से आ रहे लोग, वो मानपुर से आ रहे, या वो गोवंडी मानपुर में ज्यादातर किधर के लोग हैं? नॉर्थ इंडिया के, यूपी बिहार के, वही लोग आके इधर साफ सफाई कर रहे हैं। फिर हमारे भूमिपुत्र को काम किधर है? मतलब यहाँ के सत्ताधारी भूमिपुत्र यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे उनके समर्थन में उनके जो प्रॉब्लम में सपोर्ट नहीं करता, ऐसा आपका आरोप है? अभी देखो, मुझे जहां तक लगता है पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। पैसा है तो सब भूल जाने का। आपने जो भूमिपुत्र के बाकी के लोग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो मिला होगा कोई ना कोई भूमिपुत्र को, लेकिन उन्होंने वो आदमी भूमिपुत्र को काम पे रखा है क्या, वो देखना जरूरी है। एमआईडीसी में आप देखो ना, उनको बोलो सर्वे करो, आप पता है, सबको पता है कि एमआईडीसी में भूमिपुत्र को काम नहीं मिल रहा है और नहीं मिला है। कोई कंपनी नहीं रखती है, सब कंपनी खेलती है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड में। लेकिन एमआईडीसी के प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप देखेंगे, हर कंपनी का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एमआईडीसी को सबमिट करते हैं। क्या करके? हम लोकल को 75 to 80% जॉब पे रखने वाले हैं। फॉलो ही नहीं होते। क्यों नहीं होता? क्योंकि इधर सबका आशीर्वाद है, इधर के लोकल लोगों का। लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई हमारा आशीर्वाद तुम्हारी कंपनी में, तुम बिंदास करो, पॉल्यूशन की बैंड बजाओ, तुम लोगों को मार दो, श्वास का हम कुछ भी श्वास ले, कुछ भी पानी पिए, और हमारे को काम धंधा नहीं है, लेकिन हमारा घर चलना चाहिए। चल रहा है सर, यही चल रहा है नवी मुंबई में। बहुत ही आक्रामक तरीके से आप इस सब चीजों पे, आप इसको आक्रामक समझ रहे हैं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अब क्या है कि कुछ लोग बोलना नहीं चाहते सच्चाई में, आंख में पट्टी बांध के बैठे हुए। मैं सच बोल रहा हूँ। अब सच बोलने पे अगर आक्रामक लगता तो मैं हंसते हुए बोल रहा हूँ। आक्रामक आदमी हंसते हुए नहीं बोलेगा। जिस तरह से आपने हर एक चीज पे उठाया है जी, ये आप आक्रामक नेता है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक आपका एक दरिया दिली भी है। जो लॉकडाउन में जो लोग अड़चन में थे, हमने ये भी देखा कि काफ़ी सारे लोगों का आप मदद, मुंबई रत्न करके आपको पुरस्कार भी उस चीज़ का मिला है, आपको नवाजा गया है आपको। तो ये एक्टिविटी आप क्यों, मतलब वो ग्राउंड मैदान पे उतर के खुद की जान खतरे में डाल के लॉकडाउन के टाइम पे, तो आपको ये करने का कैसा है? देखिए कैसा है कि इंसानियत के नाते किसी ना किसी लोगों को तो नीचे उतरना ही। मैं अकेला नहीं उतरा, बहुत लोग उतरे थे। ऐसे कोई किसी ने जानवरों को खाना डाला, बिस्किट डाला, ऐसे लोगों को मैंने देखा है।
कोई बेगर जो मांगने वाले लोग थे, जो अपने अपने घर में लोग बैठे थे मांगने वाले लोग, उनको खाना खिलाया। तो हमने डेली किचन स्टार्ट किया था। कुछ लोगों को जो गरीब होते मांगने उधर मांग के खाते, उनके लिए हमने रेडीमेड खाना बनाया था। लॉकडाउन में 1.5-2 साल ये काम किया है। और कुछ इस लॉकडाउन में ऐसे ऐसे लोगों की हालत हुई जो बहुत बड़े पोस्ट में काम करते थे, हमको चुपके से फ़ोन करते थे कि हमारे घर में राशन दो, लेकिन बाजू वालों को पता नहीं चलना चाहिए। हमने चुपके से जा के राशन दिया। तो ये मुझे आपको ये इंटरव्यू में ये बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बोल क्यों रहा हूँ? मैं मेरी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा सुन के 2 आदमी और मेरे राइवल पॉलिटिशियन जो है वो भी जाके काम करे। इंसानियत का धर्म निभाना चाहिए इसमें। और देखो, जब भी हम किसी की मदद करते हैं ना, भगवान किसी ना किसी रूप में हमारे को रिटर्न दे देता है। तो ये मुंबई रत्न जो अवार्ड मुझे मिला है वो ऊपर वाले की देन है। मैंने किया है तो आज मेरे जैसा लीडर या मेरे जैसा इंसान, आज मेरी एज 40s में है, और मुझे मुंबई रत्न जो मिला है वो सब 60-70 ईयर्स के लोगों के साथ, हीरानंदिनी के बाद मिला है, गोदरेज लोग थे, उज्जवल निकम साहब थे, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती थी महाराष्ट्र की, उनके बीच में मुझे अवार्ड मिला है। और सबसे छोटा उस वक्त मैं ही था एज वाइज में, लेकिन मेरा कद किसी की दुआओं ने बहुत बड़ा बना दिया मुंबई रत्न में। तो मैंने कुछ किया तो ऊपर वाले ने मेरे को दुगना वापस दे दिया। तो मैं आक्रामक इसी चीज के लिए होता हूँ कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं या कहीं ना कहीं से आ रहा है, उसमें से कोई हिस्सा गरीबों को जरूर जाना चाहिए। जो नीचे के सोसाइटी के लोग हैं बिल्कुल जाना चाहिए। आज नवी मुंबई की कुछ हालत देखोगे, मैं खुद सेक्टर 9 वाशी में रिया करता था, मेरी पूरी एजुकेशन सेक्टर 9 वाशी से हुई है। आज उधर की रहने की कंडीशन देखो, आज ये पॉलिटिकल राइवल की वजह से वो FSI नहीं बन पाया, ना कभी हो पाया कि हमको कितना आएगा उनको कितना आएगा। महाविकास आघाड़ी ने आके वो FSI अप्रूव करके अभी रीडेवलपमेंट हो रहा है। अभी गोदरेज एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहा है सेक्टर 9 में। तो इस गवर्नमेंट की देन है ना कि वहाँ के जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी जगह पे अच्छा कॉम्प्लेक्स बनेगा, उनको भी बेनिफिट और कुछ नए भी लोग आएंगे। इतने सारे टेक्निकल और अभ्यासपूर्ण आप मुद्दे उठाते हैं जनता के हित में। राष्ट्रवादी कांग्रेस आपकी पार्टी है, तो आप किसको ऐसा आइडियल मानते हैं कि ये नेता अच्छा है या उसके विजन पे अपने को चलना चाहिए? और उसको लेके और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आगे का क्या विजन है नई मुंबई में, या फिर पूरे महाराष्ट्र के निरीक्षक भी है अल्पसंख्यक के, तो उसका विजन क्या है? ये दोनों का साथ में पूछने का मकसद ये है कि पूरा आपका विचारधारा हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप देख रहे हैं पूरे पॉलिटिक्स को। देखिए, राष्ट्रवादी में अगर आप किसी को भी जाके पूछो कि आइडियल आपका कौन है, तो पूछने की जरूरत नहीं है। हर कोई हमारे शरद चंद्र पवार साहब को ही बोलेंगे, लेकिन वो तो सबके आइडल है। लेकिन कैसा होता है कि वो हमारी राष्ट्रवादी यूनिवर्सिटी के वो हेड है। लेकिन मैं बहुत जिससे इंस्पायर हुआ हूँ पॉलिटिकली, ऐसे हमारे पास लीडरों की कमी नहीं है राष्ट्रवादी में। कुछ थे निकम्मे चले गए, लेकिन निकम्मे मतलब काम के थे, लेकिन अभी जाने के बाद स्वाद जो अपने स्वाद के लिए गए उसको मैं निकम्मा ही बोलूँगा। हमारे पास लीडरों की कमी नहीं है। अभी मैं जिसको बहुत एडमायर करता हूँ और उनको देख के उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से मेरे क्रेज बहुत है, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री जयंत पाटिल साहब। मैंने उनको देखा है कि वो इतने बड़े लीडर होने के बाद, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद, मिनिस्टर होने के बाद, मैंने उनको देखा है छोटे छोटे लोगों की समस्या वो दूर करते हैं। कई बार मैं जाता हूँ, जाने के बाद उनके बंगले पे या ऑफिस में बहुत छोटा आदमी आके उनके पास बैठा है, वो उसकी भी बात सुनते हैं। उन्होंने छोटे छोटे लोगों की बात सुना है, तो ये इंस्पायरिंग है। मतलब इतने बड़े लीडर होके सुन रहे हैं, और हम जैसे लोग तो अभी कुछ करते तो थक जाते हैं। अब दूसरे मेरे इंस्पायरिंग मतलब जिससे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, पहले डरता था थोड़ा हमारे अजीत दादा पवार साहब से, अजीत दादा से, कि थोड़ा ऐसा गुस्से के हिसाब से, लेकिन स्ट्रिक्ट है और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। लेकिन उनकी एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी नोट की, और जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस तरीके से थोड़ा बहुत करूँ। सुबह 7 बजे वो पब्लिक के लिए अवेलेबल रहते हैं। मंत्रालय तो तुम्हारा 10 बजे चालू होगा, लेकिन 7 बजे वो उठ के पब्लिक के लिए डेली बैठना,
पॉसिबल नहीं है एक लीडर के लिए 7 से 10 बजे काम करना, कहीं कहीं रात भी लेट, अगर 12 1 2 भी बज जाए फिर भी दूसरे दिन 7 बजे आ जाए, फिर सैटरडे संडे वो 12 बजी जाए, पूना देख रहे हैं और पूना के डेवलपमेंट में पूरा श्रेय अजीत दादा को जाता है। तो इस तरीके के लीडर से हमारे को बहुत कुछ सीखने मिलता है। और हमारे पास ह्यूमन पावर में भी कमी नहीं है, सुप्रिया ताई है, उनको भी देख के वो आज जो मुद्दे उठा रही है वो काफी गवर्नर तक, इंडिया के गवर्नर तक की बात पहुंच जाती है उनसे, प्राइम मिनिस्टर एग्री कर रहे हैं। तो हमारे पास लीडरों की कमी नहीं और इंस्पिरेशन की भी कमी नहीं। तो ऐसे लीडर हैं जिसको बहुत ऊर्जा आपको मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत कुछ सीखने मिलती है, क्योंकि वो लोग कई सालों से हमारे आदरणीय शरद पवार साहब के साथ रहे, उनकी सीख उनको बस मिली है, उनसे हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हो रही है। अभी हम किसी और को दे, लेकिन ये लोग सब अभी अगर मैं बोलूँ तो चैंपियंस है। हम हर आदमी चैंपियन नहीं बन सकता है, लेकिन हम ट्राई तो करेंगे एज ए टीम, हमारी टीम को इंशाल्लाह हम जरूर जिताएंगे। आप महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव थे और उसके बाद पार्टी ने आपको सेंट्रल का सचिव बना दिया और महाराष्ट्र का निरीक्षक भी बना दिया। तो आप उस पद को न्याय देते वक्त या फिर आपकी क्या विजन है पार्टी बढ़ाने के लिए, क्या करना चाहते हैं आगे? देखिए, विजन की बात, अभी मैं माइनॉरिटी की बात पे आता हूँ। हालांकि माइनॉरिटी तो कुछ नाम का ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमारा एक विचारधारा माइनॉरिटी बोलते हैं लोग। अभी बीजेपी जो है उनका एक्चुअल मुद्दा क्या है और किस बेस पे वो चलती है। बीजेपी की जो पॉलिसीज है वो अंग्रेजों की पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। अगर आप बीजेपी को प्रॉपरली स्टडी करो या समझो तो वो कभी भी ये नहीं बोलोगे आपके घर में अनाज कितना है, आपने आज खाना खाया क्या, आपने क्या कपड़ा पहना। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 सब्जेक्ट पे बीजेपी कभी बात नहीं करेगी। वो बात करेगी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। लेकिन वो चुन के तो विकास के मुद्दे पे नहीं, विकास के मुद्दे पे नहीं आया है। देखो कैसा है, वो पब्लिक को अब समझ में आने लगा। वो ऐसा है कि मनमोहन सिंह जो थे हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, वो अर्थशास्त्री थे। उनकी जो सोच थी वो बोलते थे मेरा काम बोले, मैं मुंह से नहीं बोलूंगा। उस वक्त लोग एलिगेशन लगाते थे, वो डिफेंड नहीं करते थे, क्यों करे, सबका एलिगेशन क्यों करे। तो पब्लिक को उस तरीके से मार्केटिंग किया गया, पैकेजिंग करके प्रोडक्ट दिया गया कि हाँ नरेंद्र मोदी साहब ये करेंगे वो करेंगे। अब ले लो, डीजल का ही ले लो आप। उस टाइम पे 60 रुपए का डीजल मिलता था या 70 रुपए का डीजल हमारे पास आता था, पेट्रोल डीजल। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का भाव क्या था, क्या बैरल था, 100 रुपए के ऊपर था। हमको सब आज के तारीख में तुम्हारे को 60 रुपए बैरल का भाव रहेगा, लेकिन हमारा पेट्रोल उल्टा हो गया, 100 रुपए ऊपर पहुंच गया। हमारे हिंदुस्तान से बर्मा में, हमारे पड़ोसी मुल्कों में पेट्रोल हम सप्लाई करते हैं और उस बॉर्डर से सस्ते में वापस से स्मगलिंग करके पेट्रोल सस्ता इधर आता है। वो 60 रुपए में मिलता है उधर, हमारी कंट्री उनको देने के बाद हमको 100 रुपए में डीजल पेट्रोल मिल रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने जो बोला वो किया नहीं, सिर्फ पब्लिसिटी किया। तो मेरा बात रह गई कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बात करते हुए आई है। अब इन्होंने दूसरी पार्टी बनाई है MIM, उनकी भी सेम पॉलिसी, हिंदू मुसलमान की बात करती है। ये हिंदुओं के लेके हिंदू मुसलमान की बात करती है, और मुसलमान को लेके हिंदू मुसलमान की बात करती है। अब वो मुसलमान को भड़काते हैं, ये इधर से हिंदुओं को भड़काते हैं कि मुसलमान आपके लिए ये कर रहा है, वो मुसलमान को भड़काते हैं हिंदू ये कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ है, कोई एक मजहब ने नहीं करा, सब मजहब ने मिलकर हिंदुस्तान को करा है। और बाय चॉइस मुसलमान यहाँ रुक गए, उनको बोला गया था पाकिस्तान जाओ, तो हमारा तो खून में हिंदुस्तान है, पाकिस्तान क्यों नहीं गए, बाय चॉइस इधर है। आज आके अगर बीजेपी बोलती है तुम पेपर लाओ, ये लाओ वो लाओ, पेपर तो उनके लीडरों के पास नहीं। उनके लीडर पाकिस्तान में बड़े बड़े क्या है, लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म किधर हुआ, एजुकेशन किधर हुआ, आए ना हमारे हिंदुस्तान में, हमने एक्सेप्ट किया ना तुम्हारे को। तो जो लोग यहाँ के आप भी एक्सेप्ट करो। आप बी टीम बना दिया MIM को, जो मुसलमान को भड़काती है, स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी। आज बीजेपी के खिलाफ कोई भी लीडर बोलता है तो उसके घर में ईडी पहुंच जाती है। आप उसके घर में देखोगे इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। लेकिन MIM के चीफ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब जान देंगे,
उनके घर में आज तक ईडी नहीं गई, उनके घर में कोई कंप्लेंट नहीं हुआ उनके खिलाफ। क्यों? उनकी पॉलिटिक्स में कुछ नहीं चल रहा है क्या? जो बीजेपी के अगेंस्ट में बोलेगा वो चल रहा है। तो आज एमआईएम को स्पॉन्सर बीजेपी करती है, वो मुस्लिम के वोट काटती है। मुस्लिम के वोट कटेंगे तो वो बीजेपी को जीत के आएगी। तो जितने भी मुस्लिम बहुमल इलाका है वहाँ ये एमआईएम स्ट्रांगली ज्यादा पैसा देके प्रचार देखो उनका। पैसे कहाँ से आ रहे? फंडिंग उनके पास। हमारे पास फंड नहीं, कुछ नहीं, हम चला रहे पब्लिक के ट्रस्ट पर। ये पैसे ला ला के बड़े बड़े बैनर मार रहे हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो पैसा कौन स्पॉन्सर कर रहा है उनको? बीजेपी कर रही है। तो एमआईएम, हम मुसलमान को ये समझना पड़ेगा, एमआईएम तुम्हारे को इस्लाम की बात करके, मजहब की बात करके तुमको तुम्हारा फायदा नहीं कर रही है, तुम्हारा वोट काट रही है और बीजेपी जीता रही है। तो आपका क्या विजन है लोगों को सही राह दिखाने के लिए? आपका क्या विजन है? लोग देखिए ना, अभी आज की तारीख में लोग सब समझ गए, बीजेपी की पॉलिसी समझ गए, एमआईएम की भी समझ गए। लेकिन कुछ है, स्वार्थ एक ऐसा चीज होता है ना, अगर हमारे मुंह में निवाला भरा हुआ हो, किसी ने तुम्हारे मुंह में निवाला डाला हो तो तुम बात नहीं कर सकते। अब मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? मेरे मुंह में निवाला नहीं है, मेरे को निवाले में इंटरेस्ट नहीं है। निस्वार्थ भाव से बोल सकते हैं। हाँ, ये चीज मतलब पैसा खा के तुम अपने मजहब को बेचते। इंसानियत में अगर आज के तारीख में हम और तुम, हमारी इंडियन नेचर कैसा है, हमारी मेंटेलिटी क्या है, हम रास्ते से जा रहे हैं, कभी कोई गिर गया तो हम उसको उठाते हैं ना, जाके भाग के। कभी पूछा कि अरे तू हिंदू है क्या, मुसलमान है, उठाओ कि नहीं उठाओ? हमने नहीं पूछा, हमने उठाया इंसानियत के नाते। फिर ये वोट देने के टाइम हिंदू मुसलमान किधर से आया? आज भी देखो बहुत समझदार लोग हैं। अभी मैंने दिल्ली के आसपास वो अभी एक न्यूज आया था कि सिख टेम्पल खोल दिया नमाज के लिए, एक मजहब खोल दिया नमाज के लिए। और अब हिंदुस्तान के कोई भी दरगाह में चले जाओ, दरगाह अक्सर मुसलमान मैनेज करता है, लेकिन दरगाहों में देखो सारे हिंदू आते हैं। यकीदा मतलब उनका भरोसा, श्रद्धा है, एक दूसरे को मान के चलते हैं ना कि हमारा भगवान सबका एक ही है, सबका मालिक एक है। वो तो हम पैदा होने के बाद पता था हिंदू ही है, मुसलमान ही है। उसके बारे में बोलने की जगह पे अगर हम बोलते हैं लोगों के घर में राशन है कि नहीं वो देखते ना, तुम्हारे पास काम काज है कि नहीं देखते नहीं, उस पर बात करो ना, डेवलपमेंट पे बात करो ना। बीजेपी अभी इधर ही बीजेपी ने आके वही, अब जो लोग बीजेपी में गए वही बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात करो। आज सबसे ज्यादा जरूरी हमारे को एजुकेशन है, हमारे आने वाले यंग जनरेशन की जरूरत है, उनकी बात करो, लड़कियों की बात करो। पेपर में एडवर्टाइजमेंट में आप बेटी बचाओ की बात करते हो और बाद में तुम्हारी लीडरशिप क्या करती है? तुम्हारे यूपी जैसे स्टेट में बीजेपी को पूरे मेजोरिटी के साथ मिली है और उस जगह पे तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो, लड़कियों पे गलत काम करके जला देते हो उनके माँ बाप से बिना पूछे हुए। ये चीज है। अब दूसरा एक सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, अब अभी 4 दिन पहले एक न्यूज आई है, महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट में गुजरात से पीछे चल गई और सबसे ज्यादा कंपनी कब गई इन्वेस्टमेंट उधर? 5 साल पहले। ये 5 साल पहले। अब 5 साल पहले महाराष्ट्र को कौन रूल कर रहा था? बीजेपी कर रही थी। सारी कंपनियां महाराष्ट्र से गुजरात क्यों लगी गई? इन्होंने उस टाइम पे ऐसा कुछ किया कि सारे रोजगार की चीज इन्होंने महाराष्ट्र से उठा के लेके चले गए गुजरात। अब यहाँ हमारे काम के हमारे तकलीफ है। एक तो देखा जाए तो हम वैसे ही बाहर के लोग इधर काफी है, काम के लिए आते हैं और हमारे लोगों का भी रोजगार उठा के आप गुजरात लेके चले गए। तो आप कहना चाहते हैं कि उस वक्त जो महाराष्ट्र बीजेपी की सरकार थी वो महाराष्ट्र के विरोध में महाराष्ट्र द्रोही ऐसा आरोप लगाना चाहते? महाराष्ट्र द्रोही काम किए उन्होंने। अब यहाँ की इंडस्ट्रीज को, यहाँ के पोर्ट के बहुत सारी चीजें उठा के गुजरात को लेके जाने का क्या था? आज प्रॉफिटेबल जो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के वेंचर्स थे उसको प्राइवेटाइज क्यों कर दिया? एयरपोर्ट जैसा अदानी को बेचते जा रहे हैं, महंगे में खरीदो अदानी को। अब यहाँ मुद्दा चल रहा है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट पे नाम किसका देने का, सब पब्लिक झगड़ा कर रही है
इसका नाम देने का, आधा बोलते इधर नाम देंगे, आधा वो देंगे। लेकिन आपको सच्चाई बताओ इसमें क्या नाम किसी का भी दे दो, लास्ट में जाए ऊपर आएगा अदानी एयरपोर्ट। सेंटर को बोलो कि अदानी एयरपोर्ट नहीं है, जिसका नाम है वो बड़ा होना मिलता है। आज गुजरात के एयरपोर्ट की हालत देखो, अब क्या नाम लिखा है, वेलकम टू अदानी एयरपोर्ट। किधर भी जाओ वेलकम टू अदानी एयरपोर्ट। तो उधर जिसके नाम पे एयरपोर्ट था वो है क्या? आज लड़ा रहे हैं लोग, बीजेपी आज जानकर लड़ा रही है, झगड़ा जो करा रहे हैं एयरपोर्ट के नाम पर। एयर इंडिया भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब का फ्लाइट की कॉस्टिंग क्या है, कितने करोड़ों का है? 5,000 करोड़ क्या? एयर इंडिया कितने में बेचते हैं? उसके आधे दाम में पूरी कंपनी बेच दी और एक फ्लाइट बुक खरीद के मंगाया महंगे में। तो ये कोई मतलब की बात है? मतलब आपका आरोप है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कुछ लोगों का ही देख रही है, उद्योजकों का। हम दो और हमारे दो, वो दो मिलके दो का ही देख रही है। जनता का तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देखा था। ये टाटा का था एयर इंडिया, उन्होंने टाटा को बोला गया कि ये एयर इंडिया हमारे गवर्नमेंट को दो, उन्होंने प्राइवेट वाले को गवर्नमेंट का किया और इन्होंने गवर्नमेंट को वापस टाटा को दे दिया, बेच दिया। अब ये दो ही आदमी का भला होता है। अभी इसमें तो वो भी स्पर्धा लगा है कि अंबानी बड़ा कि अदानी बड़ा। हम कभी सोचते हैं कि आज अदानी बड़ा हो गया, अंबानी बड़ा, दूसरा तीसरा आदमी कभी बड़ा नहीं हो रहा है। सब चीज अदानी और अंबानी लेके चल रहे हैं। बाकियों के लिए भी तो सोचो। तो दो जन का ही सोचे। एक कांग्रेस ने बहुत साल पहले मुद्दा निकाला था, हम दो और हमारे दो। वो मुद्दा उस काल के लिए नहीं था, वो मुद्दा इस काल के लिए, हम दो और हमारे। बहुत ही आक्रामक, इसके साथ साथ उनकी विचारधारा भी एक युवाओं के लिए इंस्पायरिंग है। उन्होंने पोल्यूशन के ऊपर मुद्दा उठाया, यूथ डेवलपमेंट, लोकल लोगों का उद्योजक और सभी के जो रोजगार की बात की। इसके साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए अपना विजन भी बताया। महिलाओं के लिए भी हर एक मुद्दे को देश में जो चल रहा है उसमें उन्होंने काफ़ी खुल के जवाब दिया। एक बड़े नेता की यही पहचान होती है। हम हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामना देते हैं और उसके साथ साथ आपके हाथ से कुछ अच्छा हो जाए, जो आपने बातें बताई वो आपका सब पूरा हो जाए और जनता को एक अच्छा एक विजन मिले, जनता को एक कुछ खुशहाल जीवन मिले आपकी तरफ से। इसकी शुभकामना करते हैं और मिरर महाराष्ट्र ग्रेट डिबेट को आपने जो अपना कीमती समय दिया इसके लिए हम हमारी तरफ से धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया।